नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला प्रेक्षक भर्ती का 25वां वीडियो है, जिसमें देखेंगे हिंदी सामान्य अध्ययन को, यानी कि हिंदी का सामान्य ज्ञान है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। मैंने वीडियो बताया था आप लोगों को। तो इसका एग्जाम डेट कब है? 13 अगस्त को है। ठीक है, 13 अगस्त को है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो मुश्किल से 17 या 18 दिन का समय शेष बचता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो को पूरी तरह से देखें, प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जितना भी वीडियो मैंने शुरू से लेकर अभी तक अपलोड किया है उस टॉपिक को पूरी तरह से देखें, क्योंकि जितना भी बता रहा हूँ ना वो सभी सिलेबस के आधार पर एक एक टॉपिक वाइज है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखते हैं, विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। तो विशाल जो शब्द है उसका सबसे उपयुक्त शब्द जो कि विलोम शब्द के रूप में कौन सा है? छोटा, सुदृढ़, लघु, निम्न। सही जवाब आ जाएगा लघु रहेगा। हालांकि ये जो सभी चारों शब्द जो है एक छोटा के लिए है, लेकिन विशाल जो शब्द है इसका विलोम अगर पूछा जाता है तो लघु आंसर सही रहेगा। अगला है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। यह है। अब आपको ये बताना है कि ये सरल वाक्य है कि कठिन वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। इसका जो जवाब क्या जाएगा? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग बात कही गई है। एक तो क्या बोला गया है कि यही वह वीर बालक है, बालक है वो कि वीर है। ठीक है, बालक जो है वीर है जिसने डूबती बालिका को बचाया है। तो दो अलग अलग शब्द हुए, तो इसका आंसर रहेगा मिश्र वाक्य, सही जवाब आ जाएगा। अगला है, मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में? ये रहेगा आपादान रहेगा। ठीक है, आपादान इसका आंसर सही रहेगा। क्यों आपादान है? यहाँ पर देखते हैं, जिसमें अलगाव या पृथकता हो, जिसमें अलगाव या पृथकता हो वहाँ पर से आता है। और से किस में चलता है? कौन से कारक में चलता है? आपादान कारक में चलता है। तो यहाँ पर क्या है? मैं झूठ से, यहाँ पर से आगे ना, घृणा करता हूँ। तो जहाँ पर जो से आता है इसका मतलब है यहाँ आपादान कारक आता है, जो कि अलगाव या पृथकता को दर्शाता है। अगला है, चौथा प्रश्न है, स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें अम और आहा को जोड़ने के बाद ही 13 प्रकार के होते हैं, अन्यथा वो 11 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो आंसर क्या जाएगा? आ और आ जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों ऑप्शन हैं वहाँ बिल्कुल सही है कि आ और आ इसका आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अब जो समय कम बचा हुआ है, 18 दिन का शेष बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई भी जो क्लास है वहाँ थ्योरी नहीं होगा। जितने भी हम प्रश्न टॉपिक देखेंगे वहाँ सब ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रहेगा, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो फिर क्योंकि देखो, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं था तब तक तो हम लोगों ने बहुत से थ्योरी में देखे थे, है ना? लेकिन अब एग्ज़ाम डेट हो गया है तो फिर थ्योरी में देखने का कोई चांस नहीं है। अब देखेंगे सीधा वस्तुनिष्ठ, वो भी जो है तेज़ गति से देखेंगे। ठीक है, फटाफट हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो आए या फिर 3 वीडियो भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर वीडियो लाऊँगा तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, आप उतने ज़्यादा पढ़ोगे भी। ठीक है? तो फिर यहाँ पर क्या है, 5वां प्रश्न है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। तो मतलब कोई भी जैसे कि वाक्य है, अब उसमें एक कर्ता और एक क्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सरल वाक्य कहा जाता है। राम खाना खाता है, तो ये क्या है? एक क्रिया है और एक कर्ता है, तो ये क्या है? सरल वाक्य है। अगला है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। देखो, कभी कभी हम इसको ना अगर पता नहीं तो फिर काटते हुए चलेंगे। जैसे कि मुझे मान लो जाए नीलांबर का पता नहीं है, तो एक तो देखूंगा कि ये द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में जो है एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, जैसे कि माँ बाप भाई बहन इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, अब बचा बहुब्रीहि तत्पुरुष और कर्मधारय समास। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? कर्मधारय समास। क्यों कर्मधारय समास होगा? यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि नीला है जो अंबर, अगर नीलांबर का अगर हम विच्छेद करें तो फिर क्या आ जाएगा? नीला है जो अंबर यानी कि नीलांबर। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष या उपमान या उपमेय संबंध से प्रयुक्त हुआ हो तथा उसमें समास किया गया हो, तो उसे कहा जाता है कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला है, आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। तो क्या आ जाएगा? रोगमुक्त, रस भरा, रोगग्रस्त है या मदमाता है? ये रहेगा रोगग्रस्त। रोगग्रस्त का मतलब क्या होता है? रोग से ग्रस्त, जहां पर से आ गया
यानी कि अलगाव आ गया, पृथकता आ गया, मतलब अपदान है। अगला है तुम, तू और तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो ये रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है, वहाँ पर मैं, हम, तू, तुम, वह, वे इतने प्रकार के आते हैं। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष होता है। और जो अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ ना, आप लोग अच्छे से ध्यान समझा करो, क्योंकि देखो हो सकता है अगर पूछ दे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है कि ना, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। अगला है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? आपको बताना है कि विदेशी शब्द कौन सा है। जैसे सूरज, हाथ, जगमत, औरत। ये रहेगा औरत रहेगा, ठीक है। औरत जो कि यहाँ फारसी शब्द है। अगर भारतीय भाषा की बात की जाए तो फिर ये है स्त्री। आंसर सही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये औरत शब्द जो है फारसी भाषा है। अगला है पेट की आग के लिए एक शब्द है। जैसे पेट की आग है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पेट की आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। ये रहेगा सी, आंसर सही रहेगा। अगला है अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है, तो क्या रहेगा अंधे की लकड़ी का अर्थ? ये रहेगा सहारा होना, ठीक है। जैसे कि अंधे क्या करते हैं? लकड़ी पकड़ते हैं, तो वो क्या है? उनके लिए एक सहारा है, तो इसलिए कहा गया है सहारा होना। अगला है निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा आपको बताना है? जैसे कि बाजरा है, सीमा है, आटा है, वेदना है। इसका जो आंसर रहेगा वेदना, जो ऑप्शन आ जाएगा वहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों है? हिंदी में ना या फिर नी से अंत होने वाली जितने भी संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि कोई भी शब्द है हिंदी में, ठीक है, उसमें अगर नी और जो है ना, ये जो शब्द आता है, इसका मतलब समझ लेना कि वो स्त्रीलिंग का शब्द है। दोस्तों मैंने जो वर्णमाला है और साथ ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी आपको थ्योरी में बता दिया है, पहले से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उस चीज़ को देखना चाहते हो तो फिर जो प्ले स्टोर है उसमें चले जाना, जो हिंदी वाला पार्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, स्त्रीलिंग का सामान्य अगर परिचय देखे ना, तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी शब्द के अंतिम में ना आता है या नी आता है। जैसे कि क्या है, सेठ है तो सेठानी, तो अंतिम में क्या आ गया? नी आ गया, मतलब वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। और ना है, तो इस तरीके से जो आता है, जैसे कि वेदना है, तो ये जितने भी शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि यहाँ पर उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रार्थना, अर्चना, रचना, ललना, कल्पना, वेदना, हानि, ग्लानि, ये जो जितने भी शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला है उर्दू का उपसर्ग है, तो उर्दू का उपसर्ग कौन सा रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझना। क्या बोला गया है? उर्दू का उपसर्ग है, तो उर्दू का उपसर्ग रहेगा बे रहेगा। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न आ सकते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक प्रकार होता है उर्दू का उपसर्ग होता है, ठीक है। 4 प्रकार में से एक है उर्दू का उपसर्ग, जिसके अंतर्गत कम, दर, ना, बा, बे, बद, ला, हर, हम, सर इतने जो शब्द आते हैं वह सभी उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है सच्चा मित्र में कौन सा संधि है? तो सच्चा मित्र में कौन सा संधि है? ये रहेगा व्यंजन संधि है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रकार के स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अगला है अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ नहीं है, तो पतंग का अर्थ नहीं है। देखो ये जो अनेकार्थी शब्द वाला है ना, बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत मुश्किल से समझ आता है। क्या बोला गया है कि अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ नहीं है, तो नहीं है मतलब पत्ता आंसर सही रहेगा। लेकिन ये कौन से दृष्टिकोण से? सूर्य, पक्षी और पारा जो कि पतंग का अर्थ है, तो इसका एक तरीका रहता है अनेकार्थी शब्दों में एक ही शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, जिसके कारण से यहाँ होता है। इसीलिए कहा गया है कि पतंग जो है सूर्य को भी कहा जाता है, पक्षी को भी कहा जाता है, पारा को कहा जाता है। यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, अनेकार्थी शब्द पूछा है। अगला है राम खेल रहा है, वाक्य में उद्देश्य है। वाक्य में कौन सा उद्देश्य है? राम, राम इसका उद्देश्य है। अगला है कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग जो है एक साथ हुआ है सम्मानित। सम्मानित जो शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ उपयोग किया गया है। अगला है निम्नलिखित में एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं आपको बताना है। जैसे कि क्या है, इसका जो आंसर रहेगा
दूसरा रहेगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा कि इनकी विशेषता एक वाक्यांश होता है, ये शब्द नहीं रहेगा। बाकी जैसे कि 3 और है, जैसे कि ए में कौन सा है, स्वतंत्र वाक्य होती है, सी वाक्य क्या है, अनुभूत सत्य छिपा होता है, डी वाक्य क्या है कि लोक प्रचलित उक्ति है। तो ये ए सी डी सही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है विशेषता नहीं है, उस दृष्टिकोण से बी आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है आपको बताना है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, ये जो है अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला है, निम्न वाक्यों में किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है। कौन सा वाक्य का पदक्रम सही नहीं है बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा बी नंबर रहेगा, यानी कि मोहन सो रहा है क्या, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस तरीका से इनका जो पदक्रम है वहाँ गलत है। बाकी जैसे कि हम देखा जाए कि ए जो है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, या फिर सी क्या है ईश्वर के अनेक नाम हैं, डी क्या है मोहन से गीत गाया जाता है। तो ये जो बाकी सही है पदक्रम के दृष्टिकोण से, लेकिन जो पूछा गया है सही नहीं है पदक्रम की दृष्टि से, तो वहाँ बी रहेगा। अगला है, ज्ञा इनके योग से बना है। अधज्जा और इया से, अधज्जा और इया मिलकर जो है ज्ञा बनता है। अगला है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, जैसे कि इसका जो आंसर ही रहेगा गधा रहेगा। जैसे कि क्या बोला गया है इस चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे कि सैसव, पशुता, ममता, ये जितने भी शब्द है वो एक भाववाचक शब्द है, एक भावना के साथ जुड़ा है। ममता, ममता को कोई देखा है क्या, नहीं देखा है, लेकिन वो क्या है एक भावनात्मक है कि एक बच्चे और माँ के बीच में रहता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है पशुता, अगर पशु बोलता है तब ये संज्ञावाचक हो सकता था, जातिवाचक हो सकता था, लेकिन पशुता जो शब्द आया है इसका मतलब है यहाँ भाववाचक शब्द है। सैसव, सैसव मतलब क्या है, ये कोई नहीं है, ये क्या है बच्चे का एक उम्र को कहा गया है एक भावनात्मक रूप से, इसलिए है भाववाचक संज्ञा। लेकिन गधा जो है यहाँ जो संज्ञावाचक को प्रयुक्त करता है, क्योंकि गधा एक जानवर का नाम है। अगर जानवर बोलता तो फिर जाति आता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है संज्ञावाचक है। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ सी रहेगा। अगला है, तद्भव शब्द चुनिए। तो तद्भव शब्द आपको चुनना है, दूध रहेगा। दूध क्यों रहेगा मैंने आपको बताया था। संस्कृत के मूल शब्द से निकलकर विकृत रूप में हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द को तद्भव कहा जाता है, यानी कि जो संस्कृत का शब्द है उससे अलग होकर अगर हिंदी शब्द बनता है उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। और जो ज्यों का त्यों संस्कृत का रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। अब यहाँ पर क्या है दूध है, तो दूध का अगर तत्सम शब्द देखा जाए तो फिर क्या रहेगा दुग्ध रहेगा, और तद्भव शब्द है दूध रहता है। अगला है, दोषारोपण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो ये रहेगा उंगली उठाना, उंगली उठाना मतलब है दोषारोपण करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जलद रहेगा, जलद पर्यायवाची नहीं है। बाकी जैसे पंकज है, अंबुज है, जलज है, ये सभी सही हैं। अब यहाँ पर देखे थे कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से हैं, तो फिर बहुत सारा शब्द है, इसको देख लेना। क्या है कि एक तो है पदम है, उत्पल है, सरोज है, कंज है, नलिन, पुष्कर, शतपत्र, अरविंद, सरसिज है, कुवलय है, नीरज है, पंकज है, अंबुज है और जलज है। अगला है, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण क्या है, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। ठीक है, ये क्या है संकेत वाक्य है, यानी कि आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा है, आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोल रहा है। अगला है, साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा पुस्तकालय रहता है। ठीक है, पुस्तकालय के माध्यम से ही साहित्य का उन्नति किया जाता है। अगला है, एकाएक कौन सा समास है। तो एकाएक में कौन सा समास है, ये रहेगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास रहता है, इसमें क्या रहता है कि पहला पद अव्यय होता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ये रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि अक्षत मतलब चावल जरूर है लेकिन ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ऊँट है, प्राण है, इतने शब्द है बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है, ये रहेगा तलवार रहेगा। ठीक है, तलवार जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जैसे कि आलम, अकाल, आश्रम, ये सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अगला है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये रहेगा अधिनायक। ठीक है, अधिनायक मतलब होता क्या है कि ये क्या है पूरी तरह से नायक है, मतलब
सब तरफ से देखा जाए तो इसे अधिकार प्राप्त है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है। अगला है उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्तर रहेगा, उत्तर लगा है उल्लंघन में उपसर्ग। अगला है निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। अब सही वर्तनी चुनना है यहाँ पर, गृहिणी है, गृहिणी है, गृहिणी है या गृहिणी है। इसका जो आंसर क्या रहेगा? चौथा आंसर सही रहेगा जो कि डी है, गृहिणी। सही आंसर यही रहेगा। अगला है गौण शब्द का सही विलोमार्थी शब्द है। तो कौन सा शब्द है यहाँ पर गौण शब्द का? ये रहेगा मुख्य रहेगा, ठीक है, मुख्य इसका आंसर सही रहेगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या? ये आंसर आ जाएगा इसका तीसरा रहेगा, यानी कि सी आंसर सही रहेगा। इसमें जो है देखो आ ई उ ए और ए ओ और औ है, तो ये कितने हैं? 11 स्वर हैं। क्या बोला गया है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है 11 है। लेकिन जो है कभी-कभी जो है आपको दिए रहते हैं अम और आहा, तो आपको सही किसको लगाना है? 11 को ही लगाना है, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अगर स्वरों की संख्या पूछता है तो 11 की संख्या लगाना है, ठीक है? क्यों? इसमें बोलता है कि अम और आहा जो शब्द है वो अयोगवाह की श्रेणी में आता है, ठीक है? अम और आहा जो है अयोगवाह की श्रेणी में आता है। हालाँकि इसे स्वर के प्रकार में ही रखा गया है, लेकिन अगर कभी भी प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है, क्योंकि अम और आहा जो है अयोगवाह वर्ण में आता है। अगला है छत्र ज्ञ इनमें से क्या है? तो इनमें से क्या है? ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला है उस्ताद का पर्यायवाची शब्द है। तो उस्ताद का जो पर्यायवाची शब्द है वहाँ गुरु है, ठीक? अपने गुरु को कहते हैं ना कि ये उस्ताद है मेरा, तो यही है कि ये गुरु है। अगला है अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं? अनिल जो है शब्द का यानी कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जैसे आग है, पावक है, अनल है, ये सभी इनका पर्यायवाची शब्द है। अगला है उचित तत्सम रूप या शब्द बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा अक्षर रहेगा, ठीक है? अक्षर इसका आंसर रहेगा जो कि उचित तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव बताया था। तत्सम मतलब होता है संस्कृत में ज्यों का त्यों, और जो है तद्भव मतलब होता है संस्कृत से हटकर जो हिंदी शब्द बनता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है अंतिम के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा रहेगा? आपको बताना है इसका ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है? इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।